नमस्कार दोस्तों, मैं राजा चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ठकुरला स्टडीज के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी हाल ही में एक घटना होती है जहां पर के हजारों लोगों की हथियारबंद भीड़ ने एक गांव पर हमला किया और मकानों को लूटा, उनमें आग लगाई। इसके बाद दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बाद में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। विरोध करने पर उनके दो पुरुष परिजनों की हत्या भी कर दी गई। दोस्तों, ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो गया। ये कोई दोस्तों एक पहली घटना नहीं है। ये दोनों महिलाएं जो थी वो कुकी समुदाय की थी। ऐसा माना जा रहा है कि मैती समुदाय के लोगों का इसके पीछे हाथ है। दोस्तों, मणिपुर के अंदर जो जातीय संघर्ष है मैती, कुकी और नागा में, हालांकि नागा इस संघर्ष से अभी दूर है। ये जो संघर्ष अभी देखा जा रहा है ये कुकी और मैती के बीच में है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कुकी समुदाय की महिलाओं का शोषण मैती कर रहा है, कुकियों के द्वारा मैती समुदाय की महिलाओं का भी शोषण किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो जाति संघर्ष है ये इस प्रकार से बढ़ चुका है कि एक दूसरे समूह की महिलाओं का सामूहिक उनके साथ दुष्कर्म किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको जबरन कैद किया जा रहा है। ये सारी घटनाएं दोस्तों मणिपुर में देखी जा रही हैं। ये घटना महज सिर्फ महिलाओं से जुड़ी हुई नहीं है दोस्तों, ये मणिपुर में बड़े स्तर पर हिंसा को प्रोत्साहन दे रही हैं। मणिपुर में आग लग रही है, घरों को जलाया जा रहा है और आर्थिक हानि तो हो ही रही है। दोस्तों, ये हिंसा इतनी बढ़ चुकी है कि मणिपुर की मैरी कॉम ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फोटो ट्वीट करके उन्हें मणिपुर पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है। दोस्तों, ये जो घटना हुई है ना, इस घटनाओं की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ईसाक मुइबा मतलब NSCN-IM के द्वारा कड़ी निंदा की गई है। दरअसल ये जो एक नागालैंड संगठन है उसकी एक वुमेन विंग है, इसके द्वारा इस पूरी घटना की निंदा की गई है। दोस्तों, मणिपुर के अंदर हिंसक घटनाओं का जो सफर है वो काफी लंबा है, इनकी चर्चा अभी हम करेंगे। और इसका कोई एक कारण नहीं है, इसके अनेकों कारण हैं। लेकिन अभी हाल ही में ये जो घटनाएं हुई, लेकिन इसका एक कारण है। उसका एक कारण यह है दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ कि मणिपुर हाईकोर्ट ने मैती समुदाय को जो एसटी कैटेगरी में डालने का जो एक मुद्दा है, हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य से कि भाई आप इस मुद्दे को आगे बढ़ाइए, इस मुद्दे को आप आगे बढ़ाइए। ऐसा मैती समुदाय से राज्य सरकार से मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि मैतियों को जो एसटी का स्टेटस है उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो दोस्तों, जैसे ये बात सामने पर आई, जो अदर कम्युनिटी है, अदर ट्राइबल कम्युनिटी ने इस पर चिंता व्यक्त की, वो इस बात से घबरा गई। तो दोस्तों, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ATSUM के द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों, इसी रैली के आयोजन के दौरान हिंसा भड़क जाती है। ये हिंसा का पहला मामला जो आता है चोरा चांदपुर में आता है, उसके बाद इम्फाल में घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं और कांगपोकपी के अंतर्गत भी हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, मणिपुर के अंदर ऐसी घटनाएं काफी आम हैं और ये सारी घटनाएं दोस्तों देखी जाती हैं स्वतंत्रता के समय से ही। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद ऐसी कौन सी घटनाएं हुई मणिपुर के अंदर जिन्होंने ऐसी हिंसाओं को प्रेरित किया? तो दोस्तों, इस मुद्दे को हम समझेंगे दो दृष्टि से। एक दृष्टि हमारी जो होगी दोस्तों वो होगी कि भाई देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उस समय पर क्या था, एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखेंगे और दूसरा दोस्तों हम इसको देखेंगे जातीय संघर्ष के दृष्टिकोण से।
और तीसरे में कुछ अन्य कारणों के बारे में भी जानेंगे दोस्तों, क्या अन्य कारण हैं जिनके कारण मणिपुर के अंदर हमें हिंसाएं देखने को मिलती हैं। चलिए तो दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं हम इसको। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। दोस्तों एक समय था जब ब्रिटिशर्स का भारत पर रूल करते हैं, मतलब इंडिया एक ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करती थी। तो ब्रिटिश की धीरे धीरे भारत के सभी जो क्षेत्र है उन पर नजर पड़ती जा रही थी और अपनी सुविधा के अनुसार वो उनसे संधि कर रहे थे। और नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों जो रीजन था वो ब्रिटिशर्स के लिए काफी इंपोर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी प्लांटेशन हो रहा था ब्रिटिशर्स के लिए। अब ऐसे में मणिपुर में इनको हस्तक्षेप करने का मौका मिला। और उस मणिपुर का घटनाक्रम क्या था दोस्तों? मणिपुर का घटनाक्रम ये था कि मणिपुर में शासन था मेइती समुदाय के लोगों का, ठीक है। जो राजा जो था वो मेइती समुदाय से आता था। अब इनका संघर्ष चल रहा था दोस्तों बर्मा के साथ में। अब ये जो बर्मा है, ये इसकी जो सीमा है ये मणिपुर से सटी हुई है। अगर आप मैप को देखें तो आपको मालूम होगा कि मणिपुर की सीमा आज के म्यांमार से मिलती है, और जो म्यांमार है उसको उस समय पर बर्मा कहा गया। और दोस्तों बर्माओं का ये जो मणिपुर है इसकी रियासत के साथ में लगातार संघर्ष होता रहा। संघर्ष इतना बढ़ गया इनके बीच में कि मणिपुर की पराजय होती है मणिपुर के महाराजा की, और ये अंग्रेजों से मदद मांगता है। इसी क्रम में अंग्रेज मणिपुर के साथ मिलकर के बर्मा से युद्ध करते हैं 1824-25 में। ये वॉर को याद रखिए, 1824 से 26 के बीच में एक वॉर हुआ बर्मा और ब्रिटिशर्स के मध्य में। और इसमें दोस्तों क्या हुआ कि बर्मा को अंग्रेजों के द्वारा पराजित कर दिया गया। और दोस्तों इसी समय पर मणिपुर के साथ में अंग्रेजों की एक संधि हुई, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने इसको एक संरक्षित राज्य की श्रेणी में डाल दिया। अब कहीं न कहीं कहानी कुछ इस प्रकार से चली, मणिपुर के अंदर अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया। अब बर्मा ये जो मणिपुर के जो रियासत है इसको लगा कि ब्रिटिश का तो अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ रहा है हमारे यहाँ पर, तो इनको ये बात अच्छी नहीं लगी। तो आगे चल करके ब्रिटिशर्स और ये जो रियासत थी मणिपुर की, इनके संबंध भी बिगड़ने लगे। और इसकी अभिव्यक्ति होती है 1891 के युद्ध में, 1891 ब्रिटिश मणिपुर का युद्ध होता है। दोस्तों इस युद्ध में खोंगजुम में मणिपुर की पराजय हो जाती है। अब ऐसे में क्या हुआ, ब्रिटिश जो है वह विजयी होते हैं। ये जो इसी युद्ध को दोस्तों खोंगजुम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इसीलिए आज भी मणिपुर के अंदर खोंगजुम दिवस भी घोषित किया गया है। इस दिन देखा जाए तो मणिपुर के अंदर अवकाश रहता है। और इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों ने भाई मणिपुर का अधिग्रहण कर लिया। अंग्रेजों ने मणिपुर को अपने राज्य का एक हिस्सा बना लिया। और मेइती दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया, कंप्लीटली इसका अधिग्रहण नहीं किया। उन्होंने नाम मात्र के लिए यहाँ के इसी मेइती राजवंश के एक राजा को, जिसका नाम था चूड़चंद्र राजा, उसको एक प्रकार से प्रतीक के तौर पर राजा बना दिया। लेकिन दोस्तों असली सत्ता का जो मजा ले रहे थे वो अंग्रेज ही थे। एक प्रकार से देखा जाए अंग्रेज जो है दोस्तों मणिपुर को अपने राज्य में मिला चुके हैं, ठीक है। भले ही उसका स्वरूप अलग हो, लेकिन जो उसका जो आर्थिक शोषण है वो अंग्रेजों ने यहाँ पर शुरू कर दिया। और दोस्तों अंग्रेजों ने यहाँ पर एक और चीज की कि जो ईसाइयत है उसका प्रसार भी यहाँ पर करना शुरू कर दिया। तो हम आगे देखेंगे कि जो नागा और जो कुकी होते हैं वो सामान्यतः हमें ईसाई देखने को मिलते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों ब्रिटिशर्स के द्वारा ही की जा चुकी थी। और आगे जाकर के हम देखेंगे इसका एक बड़ा परिणाम भी भुगतना पड़ा। अब दोस्तों जब पूरे देश में 1920 का जब दशक शुरू होता है तो पूरे देश में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था, जिसके अंतर्गत लोकतंत्र की मांग की जा रही थी। और इसका एक बड़ा परिणाम यह था जो कि प्रिंसली स्टेट थी, जहां पर राजा महाराजाओं का रूल था, वहां की जनता ने भी अपने राजाओं के खिलाफ लोकतंत्र की मांग उठाना शुरू कर दी। और दोस्तों मणिपुर भी इसका अपवाद नहीं रहा। तो इसी क्रम में दोस्तों सारा घटनाक्रम चलता है। 1941 में राजा बदल जाता है, मतलब मणिपुर का राजा बनता है बोध चंद्र सिंह। कहते हैं कि यह अंग्रेजों का बड़ा वफादार था, अंग्रेजों के हित में निर्णय लेता था, तो अंग्रेजों को इससे कोई समस्या नहीं थी। जब इस मणिपुर की जनता ने इस रियासत के खिलाफ ये आंदोलन, लोकतंत्र का आंदोलन काफी तेजी से बढ़ाया, तो बोध चंद्र को इस बात का एहसास हो गया कि अब लोकतंत्र के प्रति हमें कोई कदम उठाना होगा। इसी क्रम में दोस्तों 1948 में
बोध चंद्र के द्वारा एक कमेटी का गठन कराया जाता है और वो जो कमेटी होती है उसको उस कमेटी का उद्देश्य था कि आगे जाकर के चुनाव कराना। इसी क्रम में 1948 में दोस्तों मणिपुर के अंदर चुनाव होता है और इस चुनाव के माध्यम से विधानसभा का गठन किया जाता है और मणिपुर के सबसे पहले सीएम बनते हैं प्रियो बर्ता। दोस्तों प्रियो बर्ता मणिपुर के सबसे पहले सीएम बने। इसी क्रम में दोस्तों मणिपुर देश का पहला राज्य बन गया जहां पर कि वयस्क सार्वभौम वयस्क मताधिकार के माध्यम से चुनाव होता है और ये अपने आप में दोस्तों एक बड़ी बात थी। जैसे ही दोस्तों ये विधानसभा का गठन होता है, आप इस समय को देखिए 1948, मतलब इससे 1947 में दोस्तों इससे पूर्व एक बड़ी घटना हो चुकी थी। और वो बड़ी घटना क्या है दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा भारत को राजनीतिक अधिकार सौंप दिए गए थे, मतलब कि भारत की आजादी हो चुकी थी। अब दोस्तों इस आजादी के समय पर एक चुनौती का समाधान भारत कर रहा था, मतलब एक और काम भारत के द्वारा किया जा रहा था, वो था प्रिंसली स्टेट का भारत में विलय का मुद्दा। और इसमें एक मणिपुर की रियासत भी थी। अब दोस्तों मणिपुर की रियासत के सामने भी कुछ विकल्प थे, जैसे कि सभी रियासतों के सामने विकल्प थे कि वो पाकिस्तान में जाएं या भारत में विलय करें या फिर वो एक स्वतंत्र रहें। दोस्तों अब इस मुद्दे को ले जाया जाता है मणिपुर की विधानसभा में। लेकिन दोस्तों एक और चीज इसमें आपको जाननी होगी कि दोस्तों ये जो रियासतों के प्रमुखों को निर्णय करना था कि उनको किस रियासत में जाना है, ये अधिकार वहां की जनता को नहीं था, ये एक फैक्ट है। अब दोस्तों क्या हुआ, विधानसभा में मुद्दा जाता है। विधानसभा दोस्तों दो खेमों में बंट जाती है। एक खेमा बोलता है कि भारत में विलय करेंगे, एक बोलता है कि नहीं हम स्वतंत्र रहेंगे, हम विलय नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब भारत के जो महत्वपूर्ण नेता थे उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि विधानसभा के अगर हम ऊपर रहे तो फिर हो गया मणिपुर का भारत में विलय। दोस्तों अब क्या होता है, एक तारीख आती है 21 सितंबर 1949 की। इस दिन क्या हुआ दोस्तों, ये जो बोध चंद्र सिंह मणिपुर के महाराजा को अंग्रेजों के द्वारा मेघालय की राजधानी शिलोंग में आमंत्रित किया जाता है और वहां पर इसकी मुलाकात होती है बीपी मेनन एंड श्री प्रकाश के साथ में। बीपी मेनन उस समय पर सरदार पटेल के साथ देश के देसी रजवाड़ों के विलय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। इन्होंने इनके सामने बोधी चंद्र सिंह के सामने प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव ये था कि देखो भाई, हम तुम्हारा 3 लाख रुपए का प्रीवी पर्स आपको देंगे, ठीक है, आपको इतना पैसा मिलेगा, आप उस बात की चिंता मत कीजिएगा, और साथ में आपकी जो निजी संपत्ति है उसका अधिकार आपके पास बना रहेगा। ये सारे निर्णय दोस्तों कर दिए जाते हैं। अब बोध चंद्र भी तैयार हो जाते हैं क्योंकि उनको लग चुका था कि भाई हमारे यहाँ भी विधानसभा का गठन हो गया है, लात मार के तो हमको कभी भी फेंका जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ अधिकार भारत सरकार से ले लिए जाएं और उनका आनंद के साथ जीवन का यापन किया जाए। अब दोस्तों जैसे ही विधानसभा में पता चला कि बोधी चंद्र साहब ऐसा कर गए, कांड कर दिया इन्होंने ये, तो दोस्तों यहाँ पर आंदोलन भड़क गया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, हम के यहाँ पर पापड़ खाने के लिए बैठे थे। दोस्तों मुख्यमंत्री नाराज हुआ वहां का। अब दोस्तों यहीं से एक आंदोलन की शुरुआत हो गई। एक आंदोलन की शुरुआत हो गई दोस्तों, आगे चल करके एक हिंसक स्वरूप धारण कर लेता है। दोस्तों मणिपुर के गठन से ही हमें एक आंदोलन देखने को मिला जो ये मांग करता है अपनी स्वतंत्रता की मांग करता है, जनमत संग्रह की मांग करता है। और दोस्तों जिस समय मणिपुर का विलय हुआ भारत में, हमको मालूम है इस समय पर राज्यों की भाई 4 कैटेगरी थी, A, B, C और D। मणिपुर को दोस्तों C कैटेगरी में रखा गया। और दोस्तों आगे जाकर के 1956 का एक अधिनियम आया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। यह अधिनियम फजल अली कमेटी की सिफारिश पर आया था और इसके अंतर्गत जो मणिपुर है दोस्तों उसको यूटी में शामिल किया जाता है। मतलब मणिपुर जो है दोस्तों यूटी बनता है 1956 के अंदर। फिर दोस्तों आगे चल करके इसके यहाँ पर आंदोलन और ज्यादा भड़का, लोगों को गुस्सा आ रहा था इस निर्णय पर कि हमको भारत में शामिल किया कैसे भी तुमने, किन शर्तों पर किया। इस बात से मणिपुर के लोग काफी नाराज थे। इस बात का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने एक और विकल्प निकाला। देखो भाई ऐसा है, हम तुमको 1972 में जाकर के इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया, अब कंप्लीटली स्टेट बना दिया दोस्तों मणिपुर को, और मणिपुर भी अपने आप में एक राज्य बन जाता है। लेकिन दोस्तों इन लोगों का गुस्सा फिर शांत नहीं हुआ।
फिर इतना हिंसा बढ़ जाती है यहाँ पर कि 1980 में दोस्तों इसको अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है और आप सफा 1958 एक्ट को यहाँ पर लागू कर दिया जाता है। ये वही एक्ट है दोस्तों, मैंने कश्मीर में आपके कश्मीर के बारे में जब विश्लेषण कर रहा था तब मैंने आपको बताया, इसको लागू होते ही सैन्य शासन लागू हो जाता है। विधान एक प्रकार से देखा जाए तो सेना का शासन होता है, किसी व्यक्ति में गोली मार सकते हैं, किसी घर को ढा सकती है, किसी भी घर की आधी रात तलाशी ले सकती है, ये सारे अधिकार सेना के होते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो दोस्तों सैन्य रूल यहाँ पर लागू हो जाता है। तो दोस्तों ये एक एस्पेक्ट है इसका, एक आंदोलन का। कश्मीर में मणिपुर में हमको जो हिंसा देखने को मिलती है, एक उसका कारण ये है कि जब विलय के समय पर वहाँ की जनता की राय नहीं ली गई थी, तो ये एक बड़ा मुद्दा है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं दूसरे मुद्दे को, जातीय संघर्ष क्या है। जातीय संघर्ष को हम समझते हैं। चलिए दोस्तों, अगर इसको समझने से पहले हम समझेंगे इसके मानचित्र को भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये आप इसको ध्यान से देखिए। ये जो और पास का जो रीजन है ना, ये पूरा ये पहाड़ी रीजन है। मैं जो यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ ये पहाड़ी रीजन है, ये पूरा पहाड़ी रीजन है। इसके बीच में देखिए ये एक कटोरे की तरह दोस्तों कटोरा है। ये दोस्तों एक मैदानी इलाका, मतलब ये घाटी है। ये दोस्तों एक मैदानी इलाका है, ये एक प्रकार से दोस्तों मैदानी इलाका है। और दोस्तों ये पूरे भूगोल का 10% है। मतलब कि दोस्तों जो पहाड़ी इलाका है ये एक प्रकार से देखा जाए तो 90% है। और इस 10% के अंदर दोस्तों जो जनसंख्या रहती है, जो समुदाय रहता है, उसको कहते हैं मैतेई। इसके अंदर दोस्तों मैतेई समुदाय रहता है, 10% है। और ये मैतेई 10% भूगोल के क्षेत्र में रहता है। और ये संपूर्ण जनसंख्या का दोस्तों 65% है, लगभग 65% है। ये पॉइंट आप नोट करिएगा। और मैतेई समुदाय दोस्तों इतना प्रभावशाली समुदाय है कि जो 60 विधानसभा की जो सीटें हैं उनमें से दोस्तों 40 सीटें पर मैतेई समुदाय का कब्जा है दोस्तों। ये पॉइंट नोट करिएगा। मैंने आपको कितनी बातें बताई। ये जो 10% दोस्तों इलाका है, ये जो 10% वाला इलाका है दोस्तों, इसको कहते हैं इम्फाल घाटी। ये घाटी है, ये मैदान है। यहाँ पर मैतेई समुदाय रहता है। सामान्यतः मैतेई समुदाय यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि संपूर्ण राज्य की जनसंख्या का 65% है। और 60 विधानसभा की सीटों में से 40 पर इसी मैतेई समुदाय का दोस्तों कब्जा है। और दोस्तों दूसरी बात समझिए, और जो बाकी का ये जो आबादी है दोस्तों, ये है 90% भौगोलिक क्षेत्र। इस 90% भौगोलिक क्षेत्र पर दोस्तों राज्य की अधिकांश आबादी 35% आबादी यहां पर निवास करती है। 35% जो दोस्तों आबादी है वो इस क्षेत्र पर रहती है, जो कि अपने आप में 90% भौगोलिक क्षेत्र है। और इसमें दोस्तों 60 विधानसभा की सीटों में से 20 पर लगभग इन लोगों का कब्जा है। अब दोस्तों इस पर जो जनसंख्या रहती है 90% क्षेत्र पर, इस जनसंख्या का नाम है दोस्तों कुकी। इसके अंदर कुकी काफी महत्वपूर्ण है, कुकी प्लस नागा। दोस्तों कुकी प्लस नागा, दोस्तों ये जो कुकी प्लस नागा है ये धार्मिक दृष्टिकोण से ईसाई है, और जो मैतेई है दोस्तों ये धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू है। अभी जो हाल ही में जो हमें हिंसा देखने को मिल रही है वो मैतेई और कुकी के बीच में है, इस बात को समझिएगा। और इस हिंसा का मुख्य कारण है एसटी स्टेटस को लेकर के। ये जो मैतेई समुदाय है दोस्तों ये डिमांड कर रहा है कि हमको भी भाई एसटी स्टेटस दो। दोस्तों कुकी बोल रहा है कि भाई नहीं देंगे, अगर जब तक हम जिंदे हैं तुमको तो एसटी का स्टेटस बिल्कुल नहीं लेने देंगे। और दोस्तों मैतेई बोल रहा है कि बेटा ये तो हम लेकर रहेंगे। और दोस्तों ये दोनों जनजाति, ये दोनों समुदायों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई है दोस्तों, जिसके बीच में महिलाएं पिस रही हैं। मणिपुर में आग लगाई जा रही है, ठीक है। जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको तोड़ा जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि एससी एसटी दर्जे की जो मांग है वो आखिर की क्यों जा रही है इनके द्वारा, इसके पीछे का रीजन क्या है। दोस्तों समय था 2012 का, जब शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑन मणिपुर STDCM के द्वारा ये एसटी स्टेटस मैतेई समुदाय को मिले, इसकी मांग सामने रखी जाती है। इसके द्वारा 3 तर्क दिए गए, मतलब तर्क काफी दिए गए। महत्वपूर्ण तर्क में 3 तर्कों की बात करता हूं। इन्होंने कहा देखो भाई ऐसा है, भारत में विलय होने से पूर्व मणिपुर का ये जो मैतेई समुदाय है उसको एसटी स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था, लेकिन फिर अब क्यों नहीं हमको मिल रहा है। मतलब अब भी हमको वो दर्जा तो जो पहले था, इसका मतलब ये एसटी स्टेटस का तो पहले आनंद ले ही चुके हैं।
और दोस्तों इन्होंने दूसरी बात क्या बोली दोस्तों, ये दूसरी बात ये बोलते हैं कि देखो भाई ऐसा है, ये जो पहाड़ी लोग हैं ना, पहाड़ी लोग में दोस्तों कुकी और नागा है, और भी है लेकिन महत्वपूर्ण कुकी और नागा है। ये क्या करते हैं भाई, इनको तो मिला हुआ एसटी स्टेटस, किसको, कुकी नागा के पास दोस्तों एसटी स्टेटस है। एसटी मतलब कि जनजाति का दर्जा है संवैधानिक तौर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुकी और जो नागा है ये घाटी में जमीन खरीद सकती हैं, लेकिन दोस्तों जो मैती है वो पहाड़ी क्षेत्र में जाकर के जमीन नहीं खरीद सकती। ऐसे में हो क्या रहा है कि जो पहाड़ी एरिया के जो लोग हैं वो घाटी में आकर के बस रहे हैं, और धीरे धीरे दोस्तों ये सुकड़ते जा रहे हैं। मतलब ये जो घाटी के जो लोग हैं ये इनकी जगह कम होती जा रही है, क्योंकि कुकी लोगों ने इनकी जगह पर कब्जा करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई उनको अधिकार है, उनको तो एसटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन दोस्तों मैती को तो एसटी का दर्जा नहीं मिला हुआ। तो मैती लोगों को लग रहा है कि भाई एक दिन तो हम विलुप्त हो जाएंगे, और इसका इन्होंने डाटा दिया, और डाटा ये दिया कि देखो भाई 1951 में हमारी आबादी जो थी वो लगभग 59% थी, लेकिन आज के समय पर हमारी आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर हमारी आबादी 44% हो गई। इसका कारण क्या है कि हमें एसटी स्टेटस नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हमको निकलते जा रहे हैं। ये इसके पीछे दोस्तों कारण है। क्लियर, मतलब इनको दर्जा मिलना चाहिए दोस्तों, इस बात के पीछे महत्वपूर्ण तर्क है, इनको आप याद रखिएगा। और दोस्तों कुछ दूसरी चीजें ये भी हैं कि इनके विरुद्ध, मतलब कि इनको एसटी स्टेटस क्यों नहीं मिलना चाहिए, इसके पीछे क्या बातें हैं, कौन से तथ्य रखे जाते हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि मैती 60 में से दोस्तों 60 सीटों में से 40 पर तो भाई मैती का कब्जा है। इन मैती लोगों का 40 सीटों पर कब्जा है। यह राजनीतिक दृष्टिकोण से मजबूत लोग हैं, इनको एसटी का स्टेटस और दे दो। दोस्तों शैक्षणिक दृष्टिकोण से मजबूत है, क्योंकि आप समझते हो दोस्तों सुविधाओं का जो विकास होता है सबसे पहले मैदानी इलाकों में होता है, न कि पहाड़ी इलाकों में। तो इसीलिए दोस्तों ये राजनीतिक और शैक्षणिक अकादमिक दोनों ही दृष्टि से उन्नत है। अगर दोस्तों इनको ऐसे में अगर एसटी का स्टेटस दिया तो दोस्तों सारी नौकरियों को निकल जाएंगे। ये एक बड़ा कंसर्न जताया है दोस्तों, ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो कि कुकियों और नागाओं के द्वारा उठाया जाता है। और दोस्तों इन्होंने एक और बात कही, देखो भाई ये जो मैती हैं इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा राजकीय भाषा है, इनकी लिपि राजकीय लिपि है, और दोस्तों इनकी जो भाषा है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दोस्तों शामिल है। अब ऐसे में ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी काफी उन्नत है। और दोस्तों इनके बारे में कहा गया कि भाई ये जो मैती लोग हैं इनको भाई दर्जा मिला तो हुआ है, एससी का दर्जा है इनके पास में, ओबीसी का दर्जा है इनके पास में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का दर्जा है इनके पास में, बस एसटी से ही ये क्या करेंगे दोस्तों। तो ये सारी चीजें इनके बारे में कही जाती है। और भी कही जा रही है कि देखो भाई जो बजट है ना उसका एक बड़ा खर्चा तो इनके ऊपर किया जा रहा है इम्फाल घाटी में। अब इतनी सारी चीजें इनके साथ में हैं और आप इनको भी दे दो तो कहीं ना कहीं कुकियों और नागाओं को लग रहा है या अदर कम्युनिटीज को ये लग रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है। अगर मैथियों को ऐसा हुआ तो एक दिन कुकी नागाओं को भागना पड़ेगा, ऐसा इनको लगता है। अगर मैथी को एसटी स्टेटस मिला तो दोस्तों मैथी जैसे ही हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया कि भाई मैथी को एसटी स्टेटस की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए, तो दोस्तों ये जो कुकी के लोग हैं ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की निंदा की कि भाई तुम कौन हो तो ये आदेश देने वाले राज्य को। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मामला यहाँ पर शांत करने का प्रयास किया गया। दोस्तों इस पूरे विवाद में ना इन विवादों में और भी कई कारण हैं इसके। एक महत्वपूर्ण कारण की मैं बात करूं दोस्तों, ये जो कुकी कम्युनिटी है ना, और कुकी कम्युनिटी म्यांमार में भी पाई जाती है। और दोस्तों म्यांमार में अगर कुकी कम्युनिटी पाई जाती है तो मणिपुर और जो म्यांमार की कुकी कम्युनिटी है उनके बीच में पारिवारिक संबंध है। अब दोनों के बीच में पारिवारिक संबंध है दोस्तों, यहां से इलीगल एक्टिविटी खुलेआम होती है। अब मतलब कोई भी कुकी म्यांमार का आकर के इजीली मणिपुर में शरण ले सकता है। और दोस्तों ये जो शरणार्थियों का जो मुद्दा है वो भी एक महत्वपूर्ण है। हो क्या रहा है कि दोस्तों बांग्लादेश से म्यांमार से लोग आ रहे हैं और यहां पर बसना शुरू कर दिया है और धीरे धीरे इनकी जो आबादी है वो कम होती जा रही है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा दोस्तों ये भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैंने जो आपसे बात की वो कई मुद्दों की बात की। एक मैंने आपसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर चर्चा की और दूसरा मैंने आपसे जो बात की वो दूसरा कारण है दोस्तों
जातीय संघर्ष, इसमें जो एसटी का जो मुद्दा है दोस्तों, जो कि तत्कालिक कारण बना है इस पूरी हिंसा का। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं इस हिंसा के पीछे, जिम्मेदार कारक है, और आशा करते हैं कि मणिपुर के हालात भविष्य में सुधरे। तो चलिए बस आज की वीडियो में बस इतना ही, और आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में जो भी घटनाएं होती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।